नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बीए बीएड सेकेंड ईयर तथा बीए फर्स्ट ईयर के लिए वायुमंडलीय दाब पढ़ेंगे। वायुमंडलीय दबाव टॉपिक का यह चौथा पार्ट है। इसमें हमने वायुमंडलीय दबाव किसे कहते हैं, उसको प्रभावित करने वाले कारक हम इसमें पढ़ रहे थे। प्रभावित करने वाले कारक वायुमंडलीय दबाव को प्रभावित करने वाले कारक। वायुमंडलीय दबाव को प्रभावित करने वाले कारकों में हमने तापमान, जलवाष्प, गुरुत्वाकर्षण आदि जो कारक हैं उनके बारे में पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने इसमें आगे जो आता है वह है पृथ्वी की दैनिक गति। चार हमने पढ़ लिए थे। नंबर 5 जो है वह है पृथ्वी की दैनिक गति। तो पृथ्वी, जैसा सब आप जानते हैं कि पृथ्वी है वह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। इसे पृथ्वी की दैनिक गति कहा जाता है। यानी यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। अब इस घूर्णन से एक बल उत्पन्न होता है जिसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो पृथ्वी की घूर्णन गति से कौन सा बल उत्पन्न होता है? अपकेंद्रीय बल पृथ्वी की घूर्णन गति से उत्पन्न होता है। और यह जो बल है वह वायु को, अपकेंद्रीय बल वायु को बाहर की ओर धकेलता है। तो अपकेंद्रीय बल है वह वायु को पृथ्वी से बाहर की ओर धकेलता है। जिस प्रकार पृथ्वी घूर्णन करेगी तो इसके ऊपर अपकेंद्रीय बल लगेगा, और अपकेंद्रीय बल है वह वायु दाब को या वायु को बाहर की तरफ फेंकेगा। बाहर की तरफ फेंकेगा तो जहां पर अपकेंद्रीय बल ज्यादा होगा वहां पर क्या है, वायु को तीव्र गति से बाहर फेंकेगा। अब तीव्र गति से जैसे अपकेंद्रीय बल वायु को बाहर फेंकेगा तो उससे जहां पर अपकेंद्रीय बल ज्यादा होगा वहां पर वायु दाब कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। अपकेंद्रीय बल ज्यादा, वायु दाब क्या हो जाएगा, कम। क्योंकि अपकेंद्रीय बल है वो वायु को बाहर की ओर फेंक देगा। इसके विपरीत अपकेंद्रीय बल जहां पर कम होगा वहां पर वह वायु को बाहर फेंकने में सक्षम कम होगा। इसलिए क्या है, वहां पर वायु दाब क्या होगा, वायु दाब ज्यादा होगा। यानी जहां पर अपकेंद्रीय बल ज्यादा वहां पर वायु दाब कम, और जहां पर अपकेंद्रीय बल कम होगा वहां पर वायु दाब ज्यादा होगा। तो पृथ्वी के संबंध में देखें तो पृथ्वी का जो मध्य रेखीय प्रदेश है यानी 0 डिग्री अक्षांश, वो मध्य रेखा पर
अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होता है। भूमध्य रेखा के ऊपर अपकेंद्रीय बल क्या होता है? सर्वाधिक होता है। इसके कारण क्या है? वह वायु को बाहर की ओर फेंकने का प्रयास करता है, और बाहर की ओर फेंकने के कारण क्या होगा? उस क्षेत्र में, यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में वायुदाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस प्रकार जो अपकेंद्रीय बल ज्यादा है, भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक है, इसके कारण वहां पर वायुदाब क्या है? कम। इसलिए यहाँ जो बेल्ट बनती है, प्रेशर बेल्ट बनती है, उसको निम्न वायुदाब की पेटी कहा जाता है। दूसरा, पोलर या ध्रुवीय क्षेत्र पर ध्रुवीय क्षेत्र में अपकेंद्रीय बल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ध्रुवीय क्षेत्र में केंद्रीय बल कम होगा तो वह वायु को बाहर फेंकने का प्रयास भी कम करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर वायुदाब कैसा हो जाएगा? उच्च वायुदाब। तो यहाँ पर वायुदाब कैसा होगा? उच्च, हाई प्रेशर, और यहाँ पर लो प्रेशर। तो इस प्रकार पृथ्वी की दैनिक गति से अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है, और अपकेंद्रीय बल के द्वारा वायुमंडलीय दाब है वह प्रभावित होता है। अगला जो कारक है 6 नंबर, इसमें चक्रवात, प्रतिचक्रवात तथा तूफान। चक्रवात, प्रतिचक्रवात एवं तूफान भी वायुमंडलीय दबाव को प्रभावित करते हैं, क्योंकि चक्रवातीय स्थिति में क्या होता है? वायुदाब का एक निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है। चक्रवात में वायु है वह परिधि से केंद्र की ओर चलती है। तो यह पहले क्या था? निम्न वायुदाब का केंद्र, लेकिन धीरे धीरे इसमें वायु के द्वारा यह निम्न वायुदाब का केंद्र है वह बढ़ जाता है। इसके कारण भी क्या? वायुदाब में परिवर्तन होता है, अर्थात वायुदाब इसके कारण भी प्रभावित होता है। इसके बाद दूसरा प्रतिचक्रवात। प्रतिचक्रवात में इसके विपरीत स्थिति होती है। प्रतिचक्रवात में क्या होता है? हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं, यानी यहाँ पर उच्च वायुदाब है और आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर किस प्रकार का वायुदाब है? निम्न वायुदाब है। तो उस वायुदाब को भरने के लिए हवाएं हैं वो बाहर की ओर चलती हैं, केंद्र से परिधि की ओर चलती है। तूफान, जैसे आंधी तूफान वगैरह आते हैं तो किसी क्षेत्र विशेष में जो जलवाष्प होती है, धूल के कण जो होते हैं, उनको वह अपने साथ ले जाती है, जिसके कारण क्या है? वायुमंडलीय दबाव पर प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार चक्रवात, प्रतिचक्रवात एवं तूफान भी वायुमंडलीय दबाव को प्रभावित करते हैं। तो ये 6 कारण होंगे। अब इसमें कुछ मानवीय कारण भी सम्मिलित रहते हैं। नंबर 7 पर हम पढ़ते हैं मानवीय कारण। अब जैसा कि मानव एक बहुत ही सक्रिय प्राणी है और उसने विभिन्न प्रकार की उन्नति की है। औद्योगिक क्षेत्र में देखें तो बहुत ज़्यादा उन्नति की है, विभिन्न प्रकार के साधनों का, परिवहन के साधनों का आविष्कार किया है। तो इनसे क्या है? विभिन्न समस्याएं भी उत्पन्न हुई है। उद्योग धंधों के कारण क्या है? एक ऐसी समस्या उत्पन्न हुई है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्योंकि विभिन्न प्रकार की जो उद्योग धंधे स्थापित किए गए हैं उनसे क्या है? विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं। अब जैसे ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है? धीरे धीरे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ने के कारण क्या? वायुमंडल में जो विभिन्न धरातल के ऊपर जो विभिन्न प्रकार के जलाशय हैं और जैसे समुद्र है, नदियां हैं, या विभिन्न प्रकार के जो बांध मानव के द्वारा बनाए गए हैं, उनसे क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। और वाष्पीकरण किसके कारण हो रहा है? तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो तापमान बढ़ रहा है, तो उससे भी इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का में वृद्धि। कार्बन डाइऑक्साइड एक भारी गैस है, उनके
इसमें लगातार विभिन्न जो उद्योग धंधे हैं उनसे इसका उत्सर्जन होता रहता है, विभिन्न प्रकार के वाहनों से इसका उत्सर्जन होता रहता है, जिससे क्या होता है वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक भारी गैस है, इससे वायुमंडल के अंदर जो वायुमंडलीय दबाव है उसमें वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त जो विभिन्न प्रकार के साधन मनुष्य के द्वारा काम में लिए जाते हैं उनसे धूल के कण वगैरह भी उड़ते हैं, और जो धूल के कण हैं वो कहाँ पर जाते हैं, वायुमंडल में, यानी डस्ट जो है वो भी एक मुख्य कारण है जिससे वायुमंडलीय दबाव है वो प्रभावित होता है। तो विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं मानव के द्वारा की जाती है, जैसे खनन कार्य है, विभिन्न प्रकार के विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग करके माइनिंग का काम किया जाता है, तो उससे बड़ी मात्रा में धूल उड़ती है। विभिन्न प्रकार के जो विस्फोटक होते हैं, बमों के जो परीक्षण होते हैं, उनके द्वारा भी क्या है धूल उड़ती है, और वो धूल कहाँ चली जाती है, वायुमंडल में। तो उसके कारण भी वायुमंडल के संतुलन में परिवर्तन होता है और उससे वायुमंडलीय दबाव पर प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त जो मनुष्य की अनेक क्रियाएं हैं जिसके परिणाम ग्लोबल वार्मिंग जैसे हैं, तो इससे क्या होता है, हम वायुमंडल में जलवाष्प को भी बढ़ा रहे हैं। जैसे बांध बना करके हमने पानी इकट्ठा किया और तापमान बढ़ेगा तो उससे जलवाष्प भी बढ़ेगी, जो कि वायुमंडलीय दबाव को प्रभावित करेगी। तो इस प्रकार हमने वायुमंडलीय दबाव को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो पढ़े, जिनमें हमने सबसे पहले तापमान, उसके बाद हमने जलवाष्प के बारे में पढ़ा, सागर तल से ऊंचाई के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ा, पृथ्वी की दैनिक गति के बारे में, उसके बाद चक्रवात, प्रतिचक्रवात और जो मानवीय कारण है उनके बारे में पढ़ा। इस प्रकार जो वायुमंडलीय दबाव में परिवर्तन होते रहते हैं, दैनिक जो वायुमंडलीय दबाव में परिवर्तन होते हैं, उनके पीछे इन कारकों का मिला जुला प्रभाव होता है। यानी किसी एक कारक को के द्वारा यह वायुमंडलीय दबाव नियंत्रित नहीं होता, इसमें बहुत सारे कारक है वे कार्य करते हैं। किसी एक कारक को अगर हम आधार मान करके चलें तो वायुमंडलीय दबाव को समझना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सभी कारकों का मिला जुला प्रभाव होता है। क्योंकि परिस्थिति विशेष में कोई एक कारक ज्यादा सक्रिय होता है, दूसरी परिस्थिति में दूसरा कारक ज्यादा सक्रिय होता है। तो इस प्रकार किसी एक कारक को अत्यधिक प्रभावी या एक ही कारक को मुख्य मानना उचित नहीं है, सभी कारकों का अपना अपना महत्व होता है। अब हम देखेंगे वायुमंडलीय दबाव का वितरण और वायुदाब पेटियां। वायुमंडलीय दबाव है विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न पाया जाता है, इसलिए इसके वितरण के माध्यम से हम विभिन्न क्षेत्रों में वायुमंडलीय दबाव किस प्रकार का पाया जाता है उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो वायुमंडलीय दबाव का वितरण एवं वायुदाब पेटियां। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्रेशर बेल्ट्स। वायुमंडलीय दबाव का वितरण एवं वायुदाब पेटियां। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि वायुमंडल का जो वायुमंडलीय जो दबाव है उसको मुख्यतः क्षैतिज रूप में पढ़ा जाता है। हालांकि इसको लंबवत रूप में भी पढ़ा जाता है, लेकिन इसका सर्वाधिक महत्व क्षैतिज रूप में है। तो सबसे पहले हम देखें इसका अक्षांशीय वितरण। अक्षांशीय वितरण तो जैसा कि हमने पढ़ा कि वायुमंडलीय दबाव को क्षैतिज रूप से पढ़ने के लिए समदाब रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। समदाब रेखाएं आइसोबार्स। समदाब रेखाएं क्या होती हैं? सागर तल पर समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को आपस में मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? समदाब रेखाएं कहलाती हैं। और समदाब रेखाएं मुख्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं।
इसी प्रकार के ताप रेखाएं खींची जाती हैं और उसी प्रकार पश्चिम से पूर्व की ओर समदाब रेखाएं खींची जाती हैं। तो समदाब रेखाओं को क्या कहा जाता है? आइसोबार्स। अब अक्षांशीय वितरण जैसे कि हमने देखा पृथ्वी पर भूमध्य रेखा से जीरो डिग्री अक्षांश अर्थात भूमध्य रेखा, पृथ्वी पर भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाने पर और दक्षिण की ओर जाने पर, यानी भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की तरफ जाए तो वायुदाब है वह कम पाया जाता है, क्योंकि भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं, और ध्रुवों पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं? तिरछी पड़ती हैं। तो सीधी किरणें जहां पड़ेगी, अब विशेषता अगर देखा जाए कि निम्न अक्षांशों में स्थित कोई भूस्थलीय क्षेत्र, निम्न अक्षांशों में स्थित मरुस्थलीय क्षेत्र, और वो भी कैसा? उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र। तो निम्न अक्षांशों में स्थित कोई उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां पर क्या है? सूर्य की किरणें कैसी पड़ेगी? सीधी पड़ेगी। सीधे पड़ने के कारण वहां पर तापमान कैसा मिलेगा? उच्च ताप। तो निम्न अक्षांशों में स्थित उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में उच्च तापमान पाया जाता है। उच्च तापमान पाए जाने के कारण यहां पर क्या मिलेगा? निम्न वायुदाब मिलेगा, यानी वायुदाब यहाँ पर कैसा होगा? न्यूनतम, और तापमान कैसा होगा? यहाँ पर अधिकतम होगा। वायुदाब न्यूनतम होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर वायुदाब है वो 996 मिलीबार पाया जाता है। तो यह कैसा वायुदाब हो गया? न्यून वायुदाब। तो भूमध्य रेखा के पास यानी निम्न अक्षांशों में स्थित कोई उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां पर उच्च ताप पाया जाता है, तो वहां पर वायुदाब कैसा मिलेगा? न्यून। दूसरा, हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाते हैं तो उच्च अक्षांशों में जैसा आप जानते हैं कि तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो उच्च अक्षांशों में शुष्क ठंडे प्रदेशों में, उच्च अक्षांशों में स्थित शुष्क ठंडे प्रदेशों में उच्च अक्षांशों में शुष्क ठंडे प्रदेशों में अब तापमान यहां पर कैसा मिलेगा? तापमान न्यूनतम, यानी उच्च अक्षांशों में स्थित जो शुष्क ठंडे प्रदेश हैं वहां पर न्यूनतम तापमान मिलेगा। अब शुष्क और जो ठंडी वायु होगी वह कैसी होगी? भारी होगी, उसका घनत्व ज्यादा होगा और उसका आयतन क्या होगा? कम होगा। इसलिए उच्च अक्षांशों में शुष्क ठंडे प्रदेशों में वायुदाब कैसा मिलेगा? उच्च वायुदाब, न्यूनतम तापमान और उच्च वायुदाब। तो इस प्रकार उच्च अक्षांशों में जो ठंडे और शुष्क प्रदेश हैं वहां पर वायुदाब किस प्रकार पाया जाता है? उच्च वायुदाब पाया जाता है, क्योंकि तापमान है वह न्यूनतम होता है। तो ये एक प्रकार से अक्षांशीय वितरण है, जिसमें एक सीधी सी प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर वायुदाब बढ़ता है। लेकिन ये सामान्यतः नहीं होता, क्योंकि मध्य अक्षांशों में तापमान, वायुदाब और तापमान में व्युत्क्रम संबंध नहीं मिल करके समानुपाती संबंध भी पाया जाता है। उसके कारण के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब पृथ्वी को हम अगर समान समझ लें, पूरी पृथ्वी को एक समान अगर समझ लें, समरूप समझ लिया जाए, संपूर्ण पृथ्वी को समरूप समझने पर अगर संपूर्ण पृथ्वी को समरूप समझे, यानी या तो पूर्णतः
सतल भाग या पूर्णतः जल भाग। तो समरूप समझेंगे तो इसके ऊपर वायुदाब का वितरण कैसा मिलेगा? सुस्पष्ट वायुदाब वितरण, यानी पूरी पृथ्वी पर सुस्पष्ट वायुदाब वितरण मिलेगा। यानी अक्षांशों के अनुसार वायुदाब का जो वितरण है वो एकदम स्पष्ट होगा, सीधा साधा होगा। अब इससे क्या है, विभिन्न वायुदाब पेटियां बन जाएंगी। अब जैसे पृथ्वी के ऊपर 7 वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं, सात वायुदाब पेटियां या मेखलाएं पाई जाती हैं, पेटियां या मेखलाएं पाई जाती हैं। अब इन 7 वायुदाब पेटियों पाई जाती हैं, 7 वायुदाब पेटियां। अब समरूप होगा तो स्पष्टतः इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी जो वायुदाब पेटी जिस स्थान पर स्थित है वहीं पर रहेगी, यानी उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सतल भाग एवं जल भाग का वितरण पृथ्वी पर दोनों का वितरण पाया जाता है, और सतल एवं जल भाग का वितरण का असमान वितरण पाया जाता है। इसके कारण इन वायुदाब पेटियों में परिवर्तन होता रहता है। दूसरा, सूर्य है वह उत्तरायण एवं दक्षिणायन होता रहता है। सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने के साथ वायुदाब पेटियों में भी परिवर्तन आता है। तो अब मुख्यतः वायुदाब पेटियां हैं, उनको उत्पत्ति के आधार पर 2 वर्गों में रखा जाता है। यानी उत्पत्ति के आधार पर वायुदाब पेटियां कौन सी हैं? उत्पत्ति के आधार पर वायुदाब पेटियां। जो ग्लोब पर या पृथ्वी पर जो 7 वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं, उनको उत्पत्ति के आधार पर 2 वर्गों में रखा जाता है। उत्पत्ति के आधार पर 2 वर्ग। पहला है तापजन्य वायुदाब पेटियां, यानी थर्मल प्रेशर बेल्ट, तापजन्य वायुदाब पेटियां। यानी वो पेटियां जिनका सीधा संबंध किससे है? तापमान से है, तो इनको थर्मल प्रेशर बेल्ट कहते हैं, क्योंकि इनका सीधा सा संबंध किससे? तापमान से। यानी तापमान अधिक है तो वायुदाब कम है, और तापमान कम है तो वायुदाब ज्यादा है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? तापजन्य, यानी थर्मल प्रेशर बेल्ट। तो ये है तापजन्य वायुदाब पेटियां। इस और दूसरा जो वर्ग है वो है गतिजन्य वायुदाब पेटियां। तो पहले में वो पेटियां सम्मिलित की जाती हैं जो क्या है? ताप के द्वारा निर्मित होती है, और दूसरे में वो वायुदाब पेटियां सम्मिलित की जाती हैं जो गति के द्वारा बनती हैं, यानी डायनेमिक। डायनेमिक प्रेशर बेल्ट। अब तापजन्य वायुदाब पेटियों में जो 2 पेटियां हैं, एक तो आती है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, और दूसरी इसमें आती है ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। और जो गतिजन्य वायुदाब पेटियां हैं उनमें एक तो आती है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, और दूसरी आती है
उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। इन वायुदाब पेटियों के बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा कि वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, वायुदाब का अक्षांशीय वितरण किस प्रकार का है, और वायुदाब की जो उत्पत्ति के आधार पर जो दो वर्ग हैं वायुदाब की पेटियों के, वो कौन से हैं। एक तापजन्य वायुदाब पेटी है, दूसरा गतिजन्य वायुदाब पेटी है। तापजन्य वायुदाब पेटी का निर्माण किस प्रकार होता है, इसका अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। और इसी के साथ गतिजन्य वायुदाब जो पेटियां हैं उनका निर्माण किस प्रकार होता है और उनमें तापक्रम के साथ किस प्रकार का संबंध पाया जाता है, इसका अध्ययन भी अगले अध्याय में करेंगे। धन्यवाद।